हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल SRIP एडू फार्मा। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में, थायराइड हार्मोन्स के बायोसिंथेसिस के बारे में एंड व्हाट आर द की स्टेप्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द बायोसिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन मीन्स एंटी थायराइड ड्रग के बारे में जो हमारे थायराइड सेक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड हार्मोन्स। ओके, तो थायराइड हार्मोन के बारे में क्या है कि थायराइड हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड which facilitate the normal growth and maturation of the tissues by maintaining the level of metabolism, and there is a this is optimal for their normal function. So थायराइड हार्मोन के कारण ही क्या होता है कि जो बायोकेमिकल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है, उनका लेवल बना रहता है, जिससे कि टिश्यू के मैचुरेशन होता है और जिस रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स के वो टिश्यू हैं उसके लिए वहाँ पर फंक्शन प्रॉपर होता रहता है। तो टिश्यू के प्रॉपर फंक्शन के लिए थायराइड हार्मोन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर देयर। वन इज कॉल्ड T3 and another is called T4. T3 is chemically called triiodothyronine and T4 is called thyroxine. तो दो टाइप के यहाँ पर थायराइड हार्मोन है, ट्राइएडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। ये जो T3 और T4 है, ये थ्री वर्ड जो है दैट इज स्टैंड्स फॉर थ्री आयोडीन in the structure, 3 iodine group in the structure, and T4 means 4 iodine group in the structure. तो number of iodine के presence पे यहाँ पर T3 और T4 है, therefore it is triiodo. okay, then यहाँ पर जो थायराइड है उसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन का बैलेंस जो बॉडी में है वो होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ही टिश्यू का जो है मैचुरेशन और उनके नॉर्मल फंक्शंस बने रहते हैं, जिससे ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शन बनते हैं। तो थायराइड हार्मोन में इम्बैलेंस हो सकता है, आइदर देयर इज अ इनएडिक्वेट सप्लाई, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द थायराइड हार्मोन, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि देयर इज अ इनएडिक्वेट, मतलब जितना चाहिए उससे कम, इनएडिक्वेट थायराइड हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड सेक्रीशन। ओके, एंड दूसरा केस होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा मीन्स एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन इज सेक्रेटेड। तो देयर इज एक्सेस थायराइड हार्मोन सेक्रेशन इज टेक्स प्लेस। तो जब सफिशिएंट नहीं होता है सेक्रेशन तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जब एक्सेस में हो जाता है नॉर्मल से तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में कई सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में देयर इज़ अ ब्रेडिकार्डिया इज टेक्स प्लेस वेयर द स्लो हार्ट रेट और लो हार्ट रेट। तो ब्रेडिकार्डिया इट टेक्स प्लेस, हार्ट रेट कम हो जाता है। उसके अलावा देयर इज़ अ पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड हो जाता है, मतलब सर्दी ज़्यादा जल्दी हो सकती है और ठीक भी देरी से होता है। एंड देयर इज़ अ मेंटल एंड द फिजिकल स्लोनेस इन द चाइल्ड। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो होने वाला जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसमें क्या हो जाता है, देयर इज़ अ मेंटल रिटार्डेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब वो कमज़ोर हो जाता है मेंटली और फिजिकली, और एक्टिविटी कम हो जाती है बच्चे में। साथ साथ में डॉर्फिज़म भी हो सकता है, डॉर्फिज़म मतलब हाइट जो उसकी कम रह जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है। देयर इज़ अ सम अदर प्रॉब्लम्स आर आल्सो टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद दैट, बट ये सब जो है वो उसी के सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के। हाइपरथायरॉयडिज्म में जस्ट अपोजिट होगा, ब्रेडिकार्डिया की जगह में क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, मतलब हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा, जिससे अरिदमिया होने के चांस है। अरिदमिया से प्रॉब्लम क्या होगा, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ हार्ट अटैक इज़ देयर। अरिदमिया इज़ अ कार्डियक प्रॉब्लम एज वी नो, देयर इज़ अ तो वो हो जाएगा।
उसके अलावा देर इज़ अ पर्सन इज़ अंडरगोज द एक्सेसिव नर्वसनेस, मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा किसी के सामने बात करने के लिए, या स्टेज में जैसे स्टेज फियर होता है उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होने लगेंगी। फिर बॉडी जो है वो ट्रिमर करने लग जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाथ उसके मतलब कोई काम कर रहे हैं मान लो तो वहाँ से समझ में आ जाएगा ट्रिमर बहुत करता है, तो ट्रिमरिंग इफेक्ट हो जाता है। एक्सेस हीट प्रोडक्शन होता है, एक्सेस ऑफ हीट प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आप देखेंगे भी अगर आपके आसपास कोई थायराइड पेशेंट है, इसका हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसको बहुत गर्मी लगने लग जाती है, जबकि उल्टा इधर कोल्ड ज़्यादा हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म के केस में। सो दीज आर द सिम्टम्स विच डायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ओके, तो ये जो थायराइड हार्मोन अगर हाइपर हो गया है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको थायराइड हार्मोन के सेक्रेशन को कम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो थायराइड हार्मोन हमारे बायोसिंथेसाइज हो रहा है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमको बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बायोसिंथेटिक पाथवे देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से स्टेप में ड्रग एक्ट कर सकते हैं जिससे बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड कम होगा, जिससे थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन भी अल्टीमेटली कम। तो बायोसिंथेटिक पाथवे की अगर हम बात करें तो बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन देखते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन देखते हैं, थायराइड हार्मोन। ओके, बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है कि थायराइड हार्मोन का जो बायोसिंथेसिस है वो किससे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आयोडीन से। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पर बायोसिंथेसिस होना है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक्स प्लेस इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट होता है थायरोग्लोबुलिन, जो कि अपटेक के थ्रू ही अंदर जाता है। तो थायरोग्लोबुलिन विच इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन and over which there is a growth of the T3 and T4 will be takes place। तो थायराइड ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इस ग्लाइकोप्रोटीन का टायरोसिन रेसिड्यू यूज़ किया जाता है। टायरोसिन रेसिड्यू मतलब अमीनो एसिड, क्योंकि ग्लोबुलिन इज़ अ प्रोटीन, तो इसमें टायरोसिन जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड उसी के ऊपर उसी को यूज़ करके देयर इज़ अ T4 and T4 and T3 टेक्स प्लेस। ठीक है, तो T4 और T3 का जो स्ट्रक्चर है वो भी आगे हम इसके साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये थायरोडिन ग्लोबुलिन प्रोटीन तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद दूसरे साइड से क्या होता है कि देयर इज़ अ अपटेक ऑफ द आयोडीन इज टेक्स प्लेस थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो देयर इज़ अ अपटेक ऑफ आयोडीन बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट mechanism is takes place, active transport takes place by cyclic AMP which helps to increase the transport system। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनसाइड द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में अपटेक हो जाएगा, अपटेक ऑफ आयोडीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय यूजिंग साइक्लिक AMP इन थायराइड ग्लैंड। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है फिर कि ये जो थायराइड आयोडीन का थायराइड ग्लैंड में प्रमोशन हुआ है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के साथ आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड में पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली कि जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे ये एक्टिव आयोडीन, तो यहाँ पर आयोडीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयोडाइड मतलब I- के फॉर्म में, जिससे वो रिएक्टिव हो जाता है। तो इससे बनता है एक्टिव आयोडीन बनता है। ओके, क्लियर। फिर ये जो एक्टिव आयोडीन है ये क्या करता है, एक्टिव आयोडीन कंबाइन होता है, बाइंड विथ द टायरोसिन रेसिड्यू मतलब अमीनो एसिड, टायरोसिन रेसिड्यू ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, हमने पहले बात की। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आयोडीन बाइंड होने लग जाता है टायरोसिन रेसिड्यू ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तो इससे क्या होता है, इफ़ देयर इज़ अ 100% ऑफ टायरोसिन इज़ देयर, मतलब टोटल नंबर में अगर ये 100 है तो उसमें से क्या होता है कि दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, दो फॉर्म होता है। 50% जो टायरोसिन है वो बनाता है, उसका डबल आयोडीनेशन होता है और ये बनाता है 3,5L, लीवो रोटेटरी फॉर्म में आता है 3,5 डाई
टायरोसिन बनाता है। तो टायरोसिन कैसा दिखता है? टायरोसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, बेंजीन है, फिर CH2 होता है, कार्बन होता है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, COOH होता है, और यहाँ पर क्या हो गया? NH2। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। दिस इज़ पोजीशन 1 ऑफ द रिंग, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर अगर 2 आयोडीन ऐड हो जाते हैं 3 और 5 पोजीशन में, देन इट इज़ कॉल्ड लिवोरोटेटिव फॉर्म है 3,5 डाईआयोडो टायरोसिन। तो 50% ऑफ टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू द डाईआयोडो टायरोसिन एंड रेस्ट ऑफ द 50% आर फॉर्म द मोनोआयोडो टायरोसिन। और ये जो मोनो मतलब 1 जो आयोडीन जुड़ा है वो टायरोसिन की किस पोजीशन पर जुड़ता है? 3rd पोजीशन। तो इसको 3 आयोडो टायरोसिन भी बोलते हैं। तो वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? सेम स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पर जो आयोडीन है वो केवल 3rd पोजीशन में होगा, 5th वाला हाइड्रोजन रह जाएगा, मतलब वहाँ आयोडीन ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये स्ट्रक्चर किसका है? 3 आयोडो टायरोसिन या मोनो आयोडो टायरोसिन का। अब 50% डाईआयोडो है, 50% मोनो आयोडो है। अब होता ये है कि आपको 2 तरीके से एडिशन हो सकता है। इसी का 2 मॉलिक्यूल जब आपस में बाइंड करते हैं तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये ऐसा ब्रेक हो जाता है, एक मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफ़र हो जाता है किसको? CH2 को। तो ये एलेनिन बन के बाहर निकल जाता है, और इसी का एक मॉलिक्यूल के ऊपर इस रिंग जो आके अटैच हो जाता है। तो ये पहला मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल अटैच होना है, तो पहला मॉलिक्यूल है ये CH2, CNH2, और यहाँ पर क्या होगा? COOH, और यहाँ पर H, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें H यहाँ पर प्रेजेंट है, और आयोडीन। ठीक, दूसरे ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है? ये रिंग ब्रेक होता है, रिंग ब्रेक होने से यहाँ CH2 को मिलता है CH3, CNH2 और COH, एलेनिन बन के बाहर, और जो H ट्रांसफ़र हुआ है उस H की जगह में ये दूसरा रिंग दूसरे वाले 3,5 डाईआयोडो टायरोसिन का जो मॉइटी है वो पहले वाले के ऊपर आके अटैच हो जाता है, ऐसा। ठीक है, तो इसका एलेनिन, इसका वाला जो ये वाला पोर्शन है ये एलेनिन बन के बाहर, इसका हाइड्रोजन इसको ट्रांसफ़र हो गया और रिंग इसमें जुड़ गया। ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये स्ट्रक्चर है T4 का, मतलब थायरॉक्सिन का स्ट्रक्चर है। तो ये कब बनता है? जब 2 मॉलिक्यूल, डबल मॉलिक्यूल ऑफ 3,5 डाईआयोडो टायरोसिन आपस में बाइंड हो जाते हैं, तो ये T4 बन जाता है। वहीं अगर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3,5 डाईआयोडो टायरोसिन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोआयोडो टायरोसिन, तो 1 मोल इसका और इसका भी 1 मोल रहता है। ये दोनों जब बाइंड होते हैं तो उससे क्या होगा कि फर्स्ट मॉलिक्यूल तो 3,5 डाईआयोडो टायरोसिन का ही रहेगा, ये ऐसा हो गया, है ना। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? 3,5 डाईआयोडो टायरोसिन का, दिस वन आयोडीन एंड दिस वन इज ऑल्सो आयोडीन, OH। फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसका मिलेगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस CH2 को, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 बनाएगा, मतलब ये भी एलेनिन बना लेगा, और एलेनिन बना के क्या हो जाएगा? बाहर। अब इसका जो रिंग बचा है वो रिंग आके इसके ऊपर H की जगह में अटैच हो जाएगा, तो ये रिंग बन गया ऐसा। ओके, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH, इसका वाला OH है, और यहाँ पर केवल क्या रह जाएगा? आयोडीन। तो कितने आयोडीन है? 3, तो इसको बोलेंगे T3, या इसी को बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो T3 और T4 यहाँ पर बना। ये दोनों किसके साथ अटैच हैं? तो दोनों अटैच हैं टायरोसिन ऑफ ग्लोबुलिन के ऊपर, मतलब इनके साथ में ग्लोबुलिन भी प्रेजेंट है। ग्लोबुलिन जब तक यहाँ प्रेजेंट रहेगा तब तक T3 और T4 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अभी जो T4 और T3 ग्लोबुलिन के साथ जो बने हैं, दे आर इनएक्टिव। एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्लोबुलिन को यहाँ से रिलीज़ करना पड़ेगा। ग्लोबुलिन को रिलीज़ करने के लिए क्या होता है? देयर इज़ अ पेप्टाइडेज एंजाइम इज प्रेजेंट इनटू द लाइसोसोम। क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम में। ये जो लाइसोसोम है यहाँ पर थायराइड परऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में ये क्या करते हैं कि ग्लोबुलिन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन फ्रॉम T3 एंड T4 कॉम्प्लेक्स, और इसके कारण रिलीज होता है एक्टिव T3 एंड T4 जो कि थायराइड ग्लैंड से फिर सेक्रीट होता है, ठीक है, ग्लैंड के अंदर से। तो ये इस तरीके से यहाँ पर थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, इस आयोडीन के ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को कौन कैटेलाइज करता है? इसको कैटेलाइज करता है थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम,
जो कि नीचे भी काम करता है, जब ग्लोबुलिन को रिमूव करना होता है तब भी वहाँ पर लाइसोसोम एंजाइम के अंदर वो ऑर्गन्स के अंदर भी काम करता है। तो यहाँ पर थायराइड परऑक्सीडेज के प्रेजेंस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है, आयोडेट का फॉर्मेशन होता है, जो एक्टिव आयोडीन होता है फिर वो बाइंड करता है टायरोसिन के साथ। तो दिस इज द फुल बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ द थायराइड हार्मोन सेक्रीशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमको T3 और T4 के सेक्रीशन को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बायोसिंथेटिक पाथवे को भी रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रग दिया जा सकता है। तो अगर हम क्या करें कि आयोडीन का अपटेक अगर रोक दें तो भी T3 T4 फॉर्म नहीं हो पाएगा। इस स्टेप को जो इनहिबिट करता है तो कोई भी थायोसाइनाइड कंटेनिंग मॉलिक्यूल या क्लोरेट Cl4- ग्रुप होते हैं, वो आयोडीन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से भी ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा जो स्टेप है या दूसरा जो की स्टेप है, की इंटरमीडिएट है, जिसके थ्रू हम थायराइड हार्मोन के सेक्रीशन को रोकेंगे, वो एंटी थायराइड ड्रग का एक्टिविटी है, जो है मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल। तो मेथिमाजोल जो कि एक थायोइमिडाजोल है, उस कैटेगरी के सभी ड्रग, और प्रोपाइल थायोयूरासिल PTU, ये जो दो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं कि आयोडीनेशन, ये जो प्रोसेस है आयोडीनेशन बाइंडिंग, इस आयोडीनेशन को रोकते हैं। तो थायोइमिडाजोल ड्रग, थायोइमिडाजोल का एग्जाम्पल क्या है, मेथिमाजोल ये, और उसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये प्रोपाइल थायोयूरासिल जिसको PTU बोलते हैं, दे इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विद द टायरोसिन रेसिड्यू। ठीक है। तो आयोडीन यहाँ पर बाइंड हो रहा है किसके साथ में, टायरोसिन। इसको रोकते हैं कौन, थायोइमिडाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल। इनका सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइट का है ये वाला। ये कौन सा साइट है, ये कपलिंग एक्शन है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि T4 बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3,5 डाइआडोटायरोसिन जुड़ रहे हैं, इसको इनहिबिट करेगा इस कपलिंग को। या फिर T3 बनाने के लिए क्या हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3,5 डाइआडोटायरोसिन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोआडोटायरोसिन कंबाइन हो रहे हैं। ये जो कपलिंग प्रोसेस है, इसको भी ये दोनों ही ड्रग क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो आइदर दे विल इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ द आयोडीन विद द टायरोसिन, आर दे विल इनहिबिट द कपलिंग ऑफ द molecules of iodotyrosin to prevent the formation of the T4 and T3 with the globulin। तो इसके थ्रू क्या होगा, टोटल बायोसिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 इनहिबिट होगा, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड हार्मोन, T3 एंड T4 टाइप्स ऑफ हार्मोन, हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स और बायोसिंथेटिक पाथवे, एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ द thyroid in the condition of hyperthyroidism। So in this way, this is the mechanism of action of anti-thyroid hormone metimazole and propyl thiouracil। Thanks for watching our video. Keep watching our YouTube channel SRIP Edu Pharma। Thank you।